Jai Hind students, now we are resuming from where we have left in first video. In this unit, in this particular video, we will discuss the thorough discussion of entire digital computer. Each and every component of the digital computer we will discuss in this lecture. To understand the proper functioning of digital computer, we again begin with input devices, input unit. सबसे पहली unit इन 4 components में से, इन 4 components में से, from input unit, output unit, storage unit and CPU. Among all these units, which unit will work on primary level? सबसे पहले कौन एक्शन में आई इन चारों यूनिट्स में से? सबसे पहले जब तक यूजर कोई डेटा फीड नहीं करेगा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में, तब तक आपको कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड नहीं मिलेगी कि आपको एक्चुअल में वर्क करना क्या है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट यूनिट्स. इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं? वो यूजर से या आउटर वर्ल्ड से फर्स्ट दे रिसीव इनपुट in the form of data and instructions, data or instructions from the user or from the outer world. जो यहाँ पर डेटा आपने सपोज कोई वैल्यू दी टू या 10 + 6 / 4, ये आपने कोई वैल्यू फीड करी, डेटा दिया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. तो ये डेटा तो डायरेक्टली कहाँ स्टोर हो रहा है? स्टोरेज यूनिट में. बट उनको एग्जीक्यूट करने की कमांड कहाँ हुई? यहाँ सीपीयू के पास गई. ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है? कंट्रोल फ्लो. और जो बोल्ड लाइन है, एरो है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? डेटा फ्लो. सबसे पहले इनके बीच में डिस्टिंक्शन हम समझ लेते हैं. डेटा फ्लो एंड कंट्रोल फ्लो अलग अलग क्या सिग्निफाई कर रहे हैं. डेटा फ्लो का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ डेटा, ये कनेक्शंस जो हैं, ये डेटा डायरेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. डेटा, वैल्यूज, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट वाया दीज टाइप्स ऑफ एरोज. और जहां जहां या जिन जिन यूनिट्स के बीच में कनेक्शन डॉटेड लाइन के थ्रू एस्टैब्लिश्ड है, दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल फ्लो या इंस्ट्रक्शन फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, एक्सेस रिक्वेस्ट जा रही हैं. एक्सेस रिक्वेस्ट मतलब टू ओपन अ फाइल, टू क्लोज अ फाइल, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन. कंप्यूटर में हम बेसिकली मान के चलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं मेनली. रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन उस सिनेरियो में हम परफॉर्म करते हैं जब हम सिर्फ फाइल को या अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं. हम उस पर कोई मॉडिफिकेशन, कुछ ऑल्टरेशन, कोई अपडेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते और ना कर सकते. उसको हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन. सेकेंड इज राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन इज व्हेन यू वांट टू ओपन एज वेल एज want to perform some sort of operation, either of deletion, updation, these type of operation. आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, फाइल में, तो ऐसी फाइल्स पर आप कैसा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं? राइट ऑपरेशन. तो रिक्वेस्ट ये कहाँ से आएगी? कौन जनरेट करेगा? वेदर यूजर वांट टू रीड और राइट और बोथ. ये रिक्वेस्ट आएगी इनपुट यूनिट से. इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ कंट्रोल फ्लो. इन फॉर्म ऑफ कंट्रोल फ्लो. तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस जब आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये कंट्रोल यूनिट के पास डायरेक्टली जाते हैं. और जब आप कोई डेटा कैलकुलेट कराना चाहते हो, कुछ कंप्यूटेशन, कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर्स या रिलेशन चेक करना चाहते हो, तो वो ऑपरेशंस वाया मेमोरी आते हैं. पहले वो क्या होते हैं? उन्हें मेमोरी एलोकेट होती है और फिर वो प्रोसेस होते हैं. उनके ऊपर सर्टेन एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शंस और अ पर्टिकुलर एक्शन अप्लाई होता है. तो इनपुट यूनिट से हमारी ये वैल्यू जो थी मेन मेमोरी में स्टोर हो गई, मेन मेमोरी में या स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो गई.
इनपुट डिवाइसेस के और क्या करते हैं, आपने ये जो डेटा यहाँ पर फीड करा 10 + 6 / 4, ये जो डेटा फीड करा, इनपुट डिवाइसेस क्योंकि अपने आप में क्या है, एक मशीन है, डिवाइसेस भी ये अपने आप में क्या है, दे आर सर्टेन टाइप ऑफ मशीन ओनली। तो अगर उन्हें कोई प्रोसेसिंग करनी है तो उन्हें प्रोसेसिंग या फर्दर किसी को फॉरवर्ड करना है कोई रिजल्ट, उसके लिए जरूरी है कि उनके पास इंस्ट्रक्शन या डेटा बाइनरी फॉर्म में ही हो। लेकिन यूजर ने तो उसे इंटीजर्स दिए हैं। कोई और एग्जांपल हो सकता है, कोई फाइल ओपन करने के लिए कहिए, कोई या कोई फाइल सेव कराना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे मिलेगा, चाहे आप डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कुछ, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारी कमांड्स, वो सारे इनपुट सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी फॉर्म। सेकंड पॉइंट हियर इज describing this only. Input devices converts the received instructions or data into binary form. And after receiving and converting the received instruction in binary form, then only input devices will forward or pass the instruction, converted instruction, to CPU and storage unit for further processing or to store. अगर हम कह रहे हैं कि 10 + 6 / 4 पे CPU प्रोसेसिंग कर रहा है और मेमोरी उसे मेमोरी में अलोकेशन दे रही है, किसी तरह का स्पेस, स्टोरेज स्पेस दे रही है, तो वो स्टोर जो करा रही है और वो जो प्रोसेसिंग करा रहा है CPU, वो दोनों ही करा रहे हैं बाइनरी फॉर्म के रिजल्ट को बाइनरी फॉर्म में। एज इट इज नहीं सेव होगा, एज इट इज ऑपरेशन सप्लाई नहीं होंगे, पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, बाइनरी फॉर्म में। देन ओनली फर्दर प्रोसेसिंग, एक्चुअल सीरीज ऑफ एक्शन विल बी performed over them. What are the examples of input units? Input units में के example क्या हो सकते हैं, आप खुद ही relate करिए कि आप input किन किन devices के through देते हैं। आपकी सबसे standard input device हो सकता है कीबोर्ड के थ्रू आप बटन प्रेस कर या कोई कमांड दे सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, सेकेंड इज माउस, राइट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ये हर एक क्लिक की एक अपनी सिग्निफिकेंस है और हर एक क्लिक अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है, एक इनपुट की तरह एक्ट करेगा। हेंस कीबोर्ड, माउस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। देन कैमरा, डिजिटल कैमरा क्या कर रहा है, वो आपकी इमेजेस को, विजुअल्स को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, कुछ रिजल्ट तो किसी और को दे नहीं रहा, तो हेंस कैमरा विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट माइक्रोफोन, माइक्स जो होते हैं, माइक्रोफोन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी ऑडियोज को कैप्चर कर रहे हैं। आपको जो लाउड वॉइस में कुछ भी सुनाई देता है वो माइक्रोफोन की वजह से नहीं है, वहां वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपकी ऑडियोज को कैप्चर कर रहे हैं। आपको जो हायर पिच की साउंड आती है वो किसके थ्रू आती है, स्पीकर से। तो आउटपुट जो है वो कौन दे रहा है, स्पीकर, बट माइक्रोफोन उनको आपकी ऑडियो को कैप्चर कर रहा है, तभी आपको वो आउटपुट मिल पा रहा है। तो माइक्रोफोन इज हियर इनपुट डिवाइस। तो देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर इनपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट हमने रिसीव कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करा, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिला था या डेटा मिला था वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में था। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में था। इनपुट डिवाइसेस ने अपने एंड पर ही उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। और फिर वो देखिए फर्दर बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को ही, बाइनरी कमांड को ही फर्दर फॉरवर्ड कर रहा है। ऑलराइट, देन अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड यूनिट, इनपुट के बाद हमारी सेकेंड प्रायर यूनिट होती है। फ्लो कैसे जाएगा, फ्रॉम इनपुट यूनिट टू मेमोरी। सबसे पहले हमने जो भी डेटा इनपुट करा वो कहाँ सेव हुआ, मेमोरी में सेव हुआ। तो मेमोरी का काम क्या होता है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया है ना डेटा। मेमोरी क्या करेगी, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगी, अलोकेट करेगी, स्टोर करेगी, कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराएगी अपने अंदर। ठीक है, और
सबसे पहले 10 + 6 डिवाइडेड बाय 4 मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया डेटा फ्लो के थ्रू, वाया डेटा फ्लो एरो के थ्रू। ऑलराइट, डायरेक्शन मार्क कर रही है ना कि इनपुट यूनिट से डेटा कहाँ जा रहा है, स्टोरेज यूनिट पे जा रहा है। स्टोरेज यूनिट क्या करेगी, अब कैलकुलेशन कौन करेगा इस पर, मेमोरी तो कैलकुलेशन करेगी नहीं, मेमोरी तो सिर्फ क्या कराएगी, अलोकेट कराएगी, स्टोरेज स्पेस देगी, ताकि आप 1 बाय 1 आप कोई गलत प्रॉब्लम ना अंडरस्टैंड कर लो, कोई वैल्यू मिसप्लेस ना हो। उसके लिए वो क्या करेगी, रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेगी, रिसीव्ड इक्वेशन को, कमांड को उसने सेव कर लिया अपने पास कि ये है। अब आगे वाले टास्क जो भी आपको परफॉर्म करने हैं आप मैच करते चलो, यही वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ठीक है। एक्चुअल एक्शंस जो होंगे, एक्शंस और सीरीज ऑफ एक्शंस रिसीव्ड इनपुट पर कौन परफॉर्म कर रहा है, दिस पर्टिकुलर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये काम कर रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी से या स्टोरेज यूनिट से सीपीयू 1 बाय 1 क्या करेगा, वैल्यूज लेता रहेगा कि अच्छा दिस इज द वैल्यू 10 + 6 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले सीपीयू ने ही एनालाइज करा कि मुझे पहले एडिशन नहीं करना, सीपीयू ने ही एनालाइज करा कि 10 + 6 डिवाइडेड बाय 4 में सबसे पहला ऑपरेटर या सबसे पहला ऑपरेशन या कैलकुलेशन में किन दो वैल्यूज के बीच में करूं, मुझे प्लस नहीं करना, डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू एनी रूल, बॉड मास और एनी अदर रूल। तो ये जो प्रेफरेंस थी जो प्लस से ऊपर डिवीजन के सिंबल को मिली, ये भी किसने डिसाइड करा है, इस पर्टिकुलर सीपीयू ने ही डिसाइड करा है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले 6 और 4 वैल्यूज मेमोरी से क्या करी, एक्सेस करी, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा। 6 डिवाइडेड बाय 4 आपको जो भी वैल्यू देगा वो किसके अंदर स्टोर करा देगा, वो वापस किस डेटा फ्लो कहाँ जा रहा है, वापस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मेमोरी में जा रहा है, ठीक है। तो वो वापस मेमोरी में स्टोर करा देगा। मेमोरी में स्टोर कराने के बाद फिर ये इंटरमीडिएट रिजल्ट जो भी होगा 6 डिवाइडेड बाय 4 का, वो भी यहाँ स्टोर हो गया। फिर वो वैल्यू वापस एक्सट्रैक्ट होगी, वापस उसे सीपीयू क्या करेगा, एक्सेस करेगा, प्रोसेसर एक्सेस करेगा, और फिर उस रिजल्ट को वो 10 में ऐड कर देगा। फिर एक और अपडेटेड वैल्यू आएगी जिसको वो कहाँ ऐड कर देगा, स्टोर करा देगा, वापस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करा देगा। और जब इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट एक्चुअल में कहाँ स्टोर्ड है, प्रोसेसर के पास स्टोर्ड नहीं है, प्रोसेसर ने अपने पास नहीं रखा, वो तो डेटा का एक्सचेंज हैंड टू हैंड क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली वो स्टोर भी कराता चल रहा है मेमोरी में। तो आउटपुट यूनिट को जो रिजल्ट मिलना है, वट एवर बी द वैल्यू, वो कहाँ से रिसीव होगी, वो रिसीव होगी फ्रॉम मेमोरी ओनली। मेमोरी डेटा दे रही है आउटपुट यूनिट्स को, करेक्ट, यस और नो, मेमोरी दे रही है आउटपुट। देखो डेटा फ्लो किसके बीच में है, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट्स के बीच में। तो मेमोरी क्या कह रही है, मेमोरी में हमने ये डिस्कस करा कि मेमोरी सेकंड पॉइंट आप रेफर करिए, दैट इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो बीच बीच में कैलकुलेशंस आ रही हैं, सब रिजल्ट्स जो आ रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उनको भी मेमोरी में एलोकेशन हो रही, मेमोरी एलोकेट हो रही है उसमें, उसे भी हम बीच बीच में स्टोर करा रहे हैं। साथ साथ वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ही कंबाइन होकर कैलकुलेट होकर फर्दर हमें फाइनल रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसके लिए सारी प्रोसेसिंग हो रही है। और कोई भी रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस को डिलीवर होता है, वो कहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, सीपीयू से फॉरवर्ड नहीं हो रहा, सीपीयू ने तो बस कंप्यूटेशन करा दी, वो कर कौन रहा है, वो करवा रहा है हमारा, पास कौन कर रहा है वैल्यूज, वो स्टोरेज यूनिट पास कर रही है रिजल्ट एक्चुअली, क्योंकि स्टोर वहां पर है, ठीक है। तो देन हम पढ़ते हैं, आपने सब क्लासिफिकेशन देखी है यहाँ पर डायग्राम में, कि स्टोरेज यूनिट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। इनका प्लेसमेंट आपको ऐसे ही रखना है, डायग्राम में जब ड्रॉ करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी को बॉटम में और प्राइमरी को टॉप पे प्लेस नहीं करेंगे। इसका प्लेसमेंट किसी एक कंसेप्ट, एक प्रिंसिपल को समझाने के लिए ही उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे है, इसका प्लेसमेंट ऐसा ही होगा, ठीक है। क्यों, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज यूनिट देखी, memory is divided into, broadly classified into 2 categories, primary storage and secondary storage. Primary storage and secondary storage. Primary storage क्या कर रही है, जैसा उसका नाम है primary, primary means मतलब fundamental, very first। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें डेटा सबसे पहले स्टोर हो रहा है,
और इसकी सिग्निफिकेंस भी वैसी है, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल। इसके बिना आपका प्रोसेसर या आपका कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। अगर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर में मेन मेमोरी नहीं है तो आप ये अज्यूम कर लीजिए आपका डिवाइस फंक्शन नहीं करेगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, सब है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। इसकी ये सिग्निफिकेंस है। तो प्राइमरी मेमोरी में इतनी सिग्निफिकेंस है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इट हैज स्मॉलर स्टोरेज स्पेस, इट हैज स्मॉलर स्टोरेज स्पेस। जो भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ये वैलिडेट कर सकते हैं स्टेटमेंट कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो स्टोरेज स्पेस में स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो रहा है। लेकिन सीपीयू अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करा रहा है तो वो डेटा एक्सचेंज, जो डायरेक्ट एरो है, डायरेक्ट कनेक्शन है, वो डायरेक्टली किसे रेफर कर रहा है, प्राइमरी को। तो सीपीयू का जो डायरेक्ट एक्सेस है, फर्स्ट एक्सेस है, वो किसी और मेमोरी यूनिट से नहीं है, वो सिर्फ किससे है, प्राइमरी स्टोरेज से ही है। ऑलराइट, तो हियर इज द स्टेटमेंट दैट इट इज यूज्ड टू होल्ड द प्रोग्राम बीइंग करंटली एग्जीक्यूटेड। आपने सपोज एक डॉक्यूमेंट ओपन करा, आपने अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन करा और उसमें आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करा। वो वर्ड डॉक्यूमेंट चाहे कहीं भी स्टोर हो कंप्यूटर में, पेन ड्राइव में आपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, वो पेन ड्राइव में स्टोर होगा वो डॉक्यूमेंट, लेकिन आपने उसे ओपन अपने सिस्टम में करा है। तो हम ये सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि पेन ड्राइव कनेक्टेड है आपके लैपटॉप में और आपने पेन ड्राइव में ही ओपन कराई है वो फाइल, पेन ड्राइव में ही जाकर आपने क्या करा है, सिलेक्ट करा है। जैसे वो फाइल ओपन हुई तो वो फाइल एक्चुअल में ओपन कहाँ हुई है, वो ओपन हुई है पहले प्राइमरी मेमोरी में, उसकी एक कॉपी बनी, सेकेंडरी मेमोरी में हो, कहीं भी हो, पेन ड्राइव में कहीं भी वो डेटा स्टोर्ड हो, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग जब आपने उसे ओपन करा, आप उस पर कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, रीड और राइट व्हाटएवर बी, वो कहाँ ओपन होगा, वो प्राइमरी मेमोरी में ही होगा, क्योंकि सीपीयू जो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस कर पा रहा है, वो किसी दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या है, ऑल द प्रोग्राम विच इज करेंटली इज इन एग्जीक्यूशन विल बी ओपन्ड ओनली इन मेन मेमोरी। और जो भी डेटा, जो भी इनपुट यूजर या आउटर वर्ल्ड से हमें मिल रहा है, कंप्यूटर को मिल रहा है, कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, वो सबसे पहले फर्स्ट इन कहाँ स्टोर हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर हो रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी में। जो कैलकुलेशन के बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी कहाँ स्टोर हो रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी में। एंड बिकॉज प्राइमरी मेमोरी इज प्लेस्ड क्लोजर टू सीपीयू, आप डायग्राम के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के पास प्लेस्ड है, तो इसीलिए सीपीयू क्या कर रहा है, उसको इजीली एंड फास्टर एंड क्विकर वे में क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्राइमरी मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी के बीच में। जब हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में सबसे फास्ट कौन है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाइड है दैट द because it is directly accessed by the CPU, hence primary memory is faster in speed, and it access CPU can access primary memory at a faster pace. Further, primary memory is divided into two sections, RAM and ROM. We will discuss them in another video. Then secondary memory. Primary memory, then over the top of it is secondary memory. According to the digital computer, our diagram is this, specifying this: primary memory, then secondary memory. जो हमारा डायग्राम है वो कैसा है, पहले CPU, then storage unit है, memory, and in memory specifically प्राइमरी मेमोरी हमारी बॉटम में है एंड उसके टॉप पे सेकेंडरी मेमोरी प्लेस्ड है। ठीक है, और इनके बीच में डेटा एक्सचेंज है, इस तरीके से तो एक्सचेंज हो रहा है।
तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, क्या होती है? सेकेंडरी मतलब नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ये क्या कर रही है? आपका स्टोरेज स्पेस आपके सिस्टम का एक्सटेंड कर रही है। तो जो स्टेटमेंट हमने प्राइमरी के लिए बोला था कि अगर आपके सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या आपका सिस्टम रन नहीं होगा? यस, मतलब आप कोई कैलकुलेशन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट इन एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है बट सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो आपका प्रोग्राम जो होगा, आपको कम स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, आप कम डेटा स्टोर कर पाओगे अपने सिस्टम में, बट you will be able to perform certain operations on little amount of data you have stored in the main memory. ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक कंपैरिजन बोला जाता है, that primary memory is volatile in nature and secondary memory is non-volatile in nature. Secondary, what is volatile and non-volatile? We will discuss it later in another video. Secondary storage, here we are saying auxiliary, मतलब supportive. Auxiliary means supportive, not mean supportive part, supportive memory कि जो हमारे current storage space को क्या कर रही है? extend कर रही है। उसमें हम जहाँ हम 2 GB डेटा स्टोर कर सकते थे, अब हम 10 GB डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, for suppose। तो secondary storage के लिए बोला that it can retain information even when the system is off। आपने कोई सेकेंडरी मेमोरी में आपने कोई भी डेटा इनपुट कराया, स्टोर कराया, आपकी हार्ड डिस्क, एग्जांपल्स आर गिवन ऑलरेडी इन द डिस्प्ले, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, एंड अर्लियर वी हैव टू यूज compact CDs. They are no more in use, but they are the examples of secondary storage. तो आपने कोई भी उनमें डेटा स्टोर कराया और आपने उनको क्या कर दिया? पावर डिस्कनेक्ट हो गई, पावर ऑफ हो गई एक्सीडेंटली और नोइंगली या अननोइंगली वो पावर ऑफ हो गई, स्विच ऑफ हो गई, तो भी उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या करते हैं? कंटेंट को, डेटा को रिटेन करके रखते हैं, इवन इन द सिचुएशन व्हेन द पावर इज नो मोर इन द सिस्टम, डेस्कटॉप और लैपटॉप। उन डेटा लॉस उस सिनेरियो में नहीं होगा। बट प्राइमरी मेमोरी का क्या है? प्राइमरी मेमोरी का एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा होता है कि अगर पावर ऑफ हो गई तो वो डेटा रिटेन नहीं कर पाती। ऑल राइट, व्हाई वी आर यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज? फॉर इट, इफ वी वांट टू परमानेंट स्टोर आवर डेटा। ठीक है। और फंक्शनिंग क्या हो सकती है सेकेंडरी स्टोरेज की? दैट इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग और स्टोरिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, जिस पर अभी प्रोग्राम जो है, हमारा सिस्टम जो है वर्क नहीं कर रहा। आपने बहुत सारा डेटा, आप हर एक डॉक्यूमेंट पे तो रोज वर्क नहीं करते, तो क्या होगा? आपको बट वो डेटा स्टोर भी कराना है। आपको कोई डेटा है, कोई प्रोजेक्ट फाइल है, सिनॉप्सिस है, या कोई भी आपका सॉफ्ट कॉपीज हैं आपके नोट्स की, वो आप स्टोर करा के रखते हैं ना अपने डिवाइस में, अपने कंप्यूटिंग डिवाइस में, डिजिटल कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्टोर कराते हो। तो जरूरी नहीं है ना कि आप उस पर काम करो रोज, लेकिन फॉर स्टोरेज, बैकअप बनाने के लिए आपने क्या करा? उन्हें अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में स्टोर करा दिया। तो वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में। और अगर जिन नोट्स को आप आज ओपन कर रहे हैं रीड करने के लिए, या आप नोट्स को अपडेट करना चाह रहे हो, आप खुद नोट्स बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, तो उसके लिए आपने जो फाइल आज ओपन करी है, अभी फॉर द टाइमिंग ओपन करी है, वो कहाँ स्टोर होगी? वो कहाँ ओपन होगी? प्राइमरी मेमोरी में। और जिस पर आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ स्टोर है? आपके सेकेंडरी स्टोरेज में। इसे इस तरीके से समझिए। ठीक है। अगर सीपीयू को कोई डेटा, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर फाइल है जो प्राइमरी स्टोरेज में नहीं है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड है, सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन पास करा, प्राइमरी मेमोरी एक इंस्ट्रक्शन दिया मेमोरी से उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने का, बट वो फाइल जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में रखी है, तो स्टोरेज यूनिट कैसे वर्क करेगी? क्योंकि सीपीयू का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो सेकेंडरी स्टोरेज से है नहीं, तो क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज पहले वो डेटा पास करेगी प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी में उस फाइल की एक कॉपी बनेगी। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज में एक कॉपी बनी, वो कॉपी ओपन होगी, आप जो भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो, जो भी रीड राइट ऑपरेशंस उस पर अप्लाई कर रहे हो, सीपीयू की रिक्वेस्ट पर, सीपीयू की रिक्वेस्ट पर वो इंस्ट्रक्शन सारे अपडेट होंगे इन द कॉपी ओनली।
ओरिजिनल कॉपी पे उसको उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा जब तक आप सेव नहीं कर देंगे उसे। जब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे तब तक मेन कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, उस पर कोई रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजेस नहीं आएगा। जब आप उसे सेव कर देंगे तो वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे इन व्हाट, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड फाइल को, मेन फाइल को, ओरिजिनल फाइल को। और अगर आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ओरिजिनल फाइल में भी कोई अपडेशन ना हो और मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो अलग रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक ऑप्शन आता है सेव एज। तो सेव एज का ऑप्शन इसीलिए फीजिबल है, इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि एक्चुअल चेंजेस ओरिजिनल फाइल जो एफ है, जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड है, उसमें नहीं हो रहे हैं, जो कॉपी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है उसमें हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी स्टोरेज यूनिट। ऑलराइट, स्टोरेज यूनिट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस सीपीयू। सीपीयू इज लाइक व्हाट, आप देख रहे हैं सारा काम, पास ऑन इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को बीच बीच में एक्सेस करना, ये सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू। CPU is responsible for all these activities, कैलकुलेशन का, इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरे को भेजना, बार बार मेमोरी को एक्सेस करना, डेटा को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए, काम कौन कर रहा है, CPU कर रहा है। और ह्यूमंस में ये सारा टास्क कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन। सो वी कैन इजीली से दैट CPU इज लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपका ब्रेन क्या करता है, आपके ब्रेन की दोनों फीचर है, वो स्टोर भी करता है और वो प्रोसेस भी करता है। ऑलराइट, यही होता है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज इट इज अ मशीन, तो हमने स्टोरेज स्पेस के लिए तो दे दी मेमोरी, स्टोरेज वाले टास्क के लिए, और कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए हमने ब्रेन यानी हमारा सीपीयू, हमारा डेडिकेटेड यूनिट है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई इंस्ट्रक्शन लेने का, देने का, एक दूसरे को, दूसरी यूनिट्स को पास करने का, सारे डिवाइसेस को मैनेज करने का, इनपुट डिवाइसेस हो, कब इनपुट डिवाइसेस का डेटा स्टोरेज में जाना है, कब स्टोरेज यूनिट्स को रिक्वेस्ट आने पर यूजर से बार बार एक्सेस करना है, कौन सी फाइल ओपन होनी है, आउटपुट कौन से डिवाइसेस को देना है। अब आपके डिवाइस से प्रिंटर भी कनेक्टेड है, मॉनिटर भी कनेक्टेड है, प्रोजेक्टर भी कनेक्टेड है, और आपको एक प्रिंट निकालने की कमांड देनी है। प्रिंट भी एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ क्या हुआ, हार्ड कॉपी हुआ। हार्ड कॉपी इज व्हाट, अनदर आउटपुट, अनदर फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब आप आउटपुट चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट, आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो वो आउटपुट हो गया। वो कमांड मॉनिटर पे, अगर वो सिर्फ मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट कर दे वो उस फाइल को, तो क्या आपको आउटपुट रिसीव हो जाएगा? आपने तो प्रिंट की कमांड दी थी, लेकिन आउटपुट तो आपको हार्ड कॉपी में मिला नहीं, बस मॉनिटर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कब कौन सी रिक्वेस्ट पर कौन सा आउटपुट डिवाइस एक्टिव करना है, ये भी कौन ध्यान रखता है? सीपीयू। ये सारे टास्क एक्टिवेटिंग विच टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन रिक्वेस्ट, क्लोजिंग रिक्वेस्ट, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, अपडेशन, डिलीशन की सारे टास्क जो है मैनेज करना, प्लस सारी यूनिट्स को इस तरह से गेट टुगेदर लेकर एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कराना कि हमारी प्रोसेसिंग हिंडर ना हो, इंटरप्ट ना हो, और यूजर को करेक्ट रिजल्ट मिल जाए। ये सारे टास्क कौन मैनेज करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्लस जितनी भी कंप्यूटेशन होती है, कैलकुलेशन होती है, कंपैरिजन है, ये भी काम ये बेचारा सीपीयू ही करता है। इतने सारे टास्क हैं उसके पास। तो सीपीयू की इस फंक्शनिंग को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करती है, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को फॉरवर्ड करती है, इंस्ट्रक्शंस को पास करती है, एक गवर्निंग बॉडी की तरह, मॉनिटरिंग बॉडी की तरह, जो इंस्ट्रक्शंस पास देती है, बस कमांड देती है। उनको करता कौन है? ये करता है, एएलयू करता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट विल कंट्रोल ऑल द यूनिट्स प्रेजेंट और कनेक्टेड विद द कंप्यूटर डिवाइस। जितना भी एक्चुअल डेटा होता है उसको एक्सेस करना बार बार मेमोरी से, ये काम भी कौन करा रहा है? कंट्रोल यूनिट करा रहा है। हर एक इनपुट डिवाइस को मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस को एक्टिव करना, बूटिंग कराना, ये सारे काम कौन करा रहा है? कंट्रोल यूनिट करा रहा है। सेकेंडली, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट will do what?
It will perform all the computations, comparisons, relations check करना, ये सारे काम ALU ही करा रहा है. With whom? With the help of CU. और डेटा एक्सेस अगर ALU को करना है, एक्चुअल कंप्यूटेशन कंट्रोल यूनिट नहीं कर रहा. कंट्रोल यूनिट कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा. कैलकुलेशन कौन कर रहा है? ALU कर रहा है. वो तो सिर्फ कमांड दे रहा है कंट्रोल यूनिट. एक्चुअल फंक्शनिंग कौन कर रहा है? एक्चुअल टास्क ऑपरेट कौन कर रहा है? ALU कर रहा है. ALU को जब भी कोई डेटा चाहिए होता है मेमोरी से, तो वो पहले रिक्वेस्ट कंट्रोल यूनिट को फॉरवर्ड करता है. कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से एक्सेस करती है और वापस वो ALU को रिवर्ट कर देती है. देन आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट, आपने जितनी भी कंप्यूटेशन यहाँ पर करी है, जितनी भी कंप्यूटेशन CPU ने करी है ओवर द डेटा स्टोर्ड इन दिस प्राइमरी स्टोरेज, वो सारी कंप्यूटेशन जो है वो CU के पास स्टोर नहीं है. वो कहाँ स्टोर है? मेमोरी यूनिट में स्टोर है. अगर वो डेटा आपको चाहिए, और वो किस फॉर्म में है? सारा डेटा जो कैलकुलेट हुआ है वो स्टोर हुआ है बाइनरी फॉर्म में. तो ये बाइनरी फॉर्म का डेटा स्टोरेज डिवाइसेस आउटपुट यूनिट को फॉरवर्ड कर देंगे. अब अगर आउटपुट यूनिट भी एज इट इज बाइनरी फॉर्म में ही डेटा यूजर को दे देगी, तो इट विल नॉट गेट अंडरस्टूड बाय द यूजर, क्योंकि उसे तो बाइनरी आती नहीं है. कॉमन मैन को बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती है. इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. तो आउटपुट डिवाइसेस भी अपने एंड पर एक कन्वर्जन अप्लाई करेंगे और बाइनरी रिजल्ट्स को वो कन्वर्ट करेंगे इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. और फिर वो रिजल्ट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का एक डिजायर्ड रिजल्ट एक डिजायर्ड आउटपुट डिवाइस पर ही रिफ्लेक्ट होगा. So this is the functioning of our digital computer. And what are the examples of output unit? Monitor, your screen, printers, speakers, projectors, speakers, printers, इन सभी का example मैंने इस video lecture में आपको समझाया है. So that's how our process get completed of executing a particular task. We will see you in another lecture. Thank you.